बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है और उसकी पहली एपिसोड भी रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो में हम उस एपिसोड के हवाले से बात करेंगे। और अगर आपने ये एपिसोड देखनी है इंग्लिश सबटाइटल्स में या उर्दू सबटाइटल्स में तो मेरी वीडियो के नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप जाकर ये एपिसोड देख सकते हैं, जहां पर पूरी एपिसोड इंग्लिश सबटाइटल्स या उर्दू सबटाइटल्स में मौजूद है। अगर बात की जाए इस एपिसोड की तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां पर सुल्तान जो है वो इस्फहानी को सल्जूक सल्तनत का वजीर आजम बना देते हैं और उनको मकतूब दिया जाता है, यानी कि उनको मोहर दी जाती है और उनको ये वजीफा सौंपा जाता है। लेकिन इस दौरान उमर अता बेग जो है वो काफी गुस्से में नजर आते हैं। तो जिनको इस्फहानी के बारे में नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि इस्फहानी एक चालाक दुश्मन है और यहाँ पर गद्दार के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद हमें मौलाना रूमी दिखाए जाते हैं, यानी कि मौलाना रूमी एक बर्तन को ठीक कर रहे होते हैं और वो बर्तन जब वो ठीक करने ही वाले होते हैं तो तब ही टूट जाता है और उसके साथ साथ कीमिया भी हमें समाक करती हुई नजर आती हैं, जबकि अलाउद्दीन उसको देख रहे होते हैं। और एहसन खातून भी मंगोलों के खेमे में दिखाई जाती हैं, जबकि उमर अता बेग जो हैं वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जहाँ पर वो मश्क कर रहे होते हैं वहां पर भी वो ज्यादा ही जोर से वार कर देते हैं, तो उनका भी गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ सुल्तान जो है वो एक ख्वाब या उनको एक ख्याल आता है कि मेरा ही बेटा जो है वो मुझे मार रहा है, तो ये उनका एक ख्वाब है। तो अगर मौलाना रूमी की बात की जाए तो वो एपिसोड के स्टार्ट में इस हालत में दिखाए जाते हैं कि उनके पास उनकी जो खातून है या उनकी जो वाइफ है वो मौजूद होती हैं किरा, लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं सुन पाते। हालांकि वो काफी दफा उनको बुला कर कहती हैं कि कोई ना कोई आवाज तो दें या कोई जवाब तो दें, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और एंड पे वो मायूस होकर दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती हैं और बाहर जाकर सलाहुद्दीन को ये इशारा करती हैं कि मुझे मौलाना रूमी की जानब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिस पर बहुत से लोग जो कि मौलाना रूमी से बात करने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे उनको जाकर सलाहुद्दीन यही बताते हैं कि मौलाना रूमी की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई, यानी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि लोग ये बात बोलते हैं कि हमने तो तौबा भी कर लिया, यानी कि हमने जो गलती की हम उसको मानते हैं और उसकी माफ़ी भी मांग चुके हैं। इसके बाद सुल्तान वलद जो कि मौलाना रूमी के बेटे हैं वो तो शम्स तबरेज़ी को ढूंढने के लिए शाम तक पहुंच जाते हैं और शम्स तबरेज़ी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इस्फहानी जो है वो उमर अता बेग को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं या उनको बताते हैं कि आपने अब जब भी कोई भी फैसला लेना है या कोई भी इक़दाम करना है तो आपने मुझे खबर लाजमी देनी है और मुझे बात मुझे आपको दोबारा ना बतानी पड़े। और उसके साथ साथ वो उनको शादी का भी कहते हैं और इस एहसन खातून के हवाले से भी जिक्र करते हैं, जिस पर उमर अता बेग को दोबारा गुस्सा आ जाता है। उमर अता बेग जो कि एहसन खातून से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन एहसन खातून फिलवक़्त के लिए बायजून नोयान के पास मौजूद है, क्योंकि इस्फहानी ने अपनी बेटी को ही नोयान के हवाले कर दिया था अपने मुफादात के लिए। और नोयान भी अपनी शादी की तैयारियां करते हुए नजर आता है और बहुत से कपड़े मंगवाता है एहसन खातून के लिए, लेकिन एहसन खातून उनको देखने से या उनको पहनने से इनकार कर देती हैं। जिसके बाद नोयान खुद खेमे में आता है और उनसे बोलता है कि यहाँ वही चीज़ होती है जो मैं चाहता हूँ, यानी आप जो कपड़े रद्द कर रही हैं इसके बजाय इस बात को कबूल कर लें और इस शादी के लिए खुद राजी हो जाएं, या इस तरह का कोई काम या इस तरह की बात बोलने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक ख्वाब दिखाया जाता है जो कि इदरीस का ख्वाब होता है, जिसको ख्वाब में बिच्छू काट रहे होते हैं और उसी ख्वाब में मौलाना रूमी अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए नजर आते हैं ताकि वो इदरीस की मदद कर सकें, लेकिन उसी लम्हे पर इस्फहानी आकर इदरीस को
जगा देता है और उनको ये भी बताता है कि मैं अब वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हूँ। जिसके बाद इदरीस ये बात बोलता है कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं तो अब हमारा भी कोई ना कोई ओहदा होना चाहिए। लेकिन इस्फ़हानी उसे कहता है कि अभी आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप मौलाना का जो रुतबा है या उनकी जो इज़्ज़त है वो मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे, यानी जैसा आप पहले काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। और उसके बाद कुछ शागिर्द आते हैं सलाहुद्दीन के पास और उनसे ये बात बोलते हैं कि जब मौलाना रूमी हमसे बात नहीं कर रहे या हमारी क्लासेस को नहीं ले रहे तो उस वक़्त तक इस मदरसे का कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होना चाहिए जो निगरान के तौर पर काम कर सके और उनकी जगह पर फ़राइज़ निभा सके। इसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन की बीवी कमालुद्दीन को बुलाकर ये बात पूछती है कि क्या हम इस नए वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इस्फ़हानी पर एतबार कर सकते हैं या ये बंदा एतबार के काबिल है या नहीं। और उसी वक्त एक खादमा भी कमरे में आती है, लेकिन जैसे ही वो खादमा चली जाती है तो कमालुद्दीन बोलते हैं कि मुझे इस वज़ीर-ए-आज़म इस्फ़हानी पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। और उसके बाद ये बात बोलती हैं सुल्तान गियासुद्दीन की बीवी के मुझे इस महल में सिर्फ 2 ही लोगों पर अब यकीन है, उनमें से एक आप हैं और एक उमर अता बेग। और उसके बाद वो ये बात भी बोलती हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरे बेटे की हिफाजत करना, जिस पर कमालुद्दीन पूछते भी हैं कि किससे। इससे नेक्स्ट सीन में सुल्तान गियासुद्दीन और इस्फ़हानी बात करते हुए नजर आते हैं, जहां पर सुल्तान गियासुद्दीन अपने करीबी लोगों पर शकूक व शुबहात की वजह से एक डर का इजहार करते हुए नजर आते हैं। उमर अता बेग भी अपनी हालत का सलूशन ढूंढने के लिए या हल ढूंढने के लिए मौलाना रूमी के पास चले जाते हैं और उनको अपनी तमाम हालत बताते हैं और ये भी कहते हैं कि कभी मैं खुद को एक नाकाबिले तस्खीर किला समझता था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक वीराने की मानद हूँ। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि आपकी हालत एक मजनू की तरह है, जब तक आपको लैला मिल नहीं जाती आपको सुकून नहीं आएगा या आप मतलब इस तरह से परेशानी की या इस हालत से नहीं निकल पाएंगे। जिस पर उमर अता बेग उनसे पूछते हैं कि बिल्कुल आपकी तरह। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि जी बिल्कुल मेरी तरह। मौलाना रूमी के बेटे सुल्तान वलद जो कि शाम में पहुंच चुके थे और वहां पर लोगों से शम्स तबरेज़ी के बारे में पूछ रहे थे या शम्स तबरेज़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर वहाँ वो उनसे शम्स तबरेज़ी की अहमियत के हवाले से भी जिक्र करते हैं। और इससे नेक्स्ट सीन में हमें वही खातून नजर आती है जो कि सुल्तान गियासुद्दीन की बीवी के कमरे में गई थी और अब वो इस्फ़हानी से आकर कोई बात बोल रही थी। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि ये भी इस्फ़हानी के लिए ही काम कर रही होती है। और यहाँ से अगर आगे की बात की जाए तो वहाँ पर फिर इदरीस जो है वो मदरसे में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर सलाहुद्दीन से उसी बात का जिक्र करते हैं जो कि तुलबा ने भी किया था, यानी कि मौलाना रूमी की जगह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर इस मदरसे का निगरान बना दिया जाए। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं इस मामले का जिक्र मौलाना रूमी से करूंगा और वही इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन इदरीस कहते हैं कि काफ़ी नुमाया है वो शख्स जिसको यहाँ पर नुमाइंदा बनाया जाए और वो आप हैं। तो सलाहुद्दीन उनसे ये बात बोलते हैं कि पहले तो आपने मौलाना को इस गद्दी से या इस तख्त से हटाने की कोशिश की थी और अब इस तख्त के लिए मुझे लायक समझ रहे हैं, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि तुलबा जो है वो दर्स के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही एक मजनू शख्स जो है वो, जैसा कि हम पहले सीज़न और दूसरे सीज़न में भी देख चुके हैं, वो आते हैं और वो तुलबा से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर तुलबा पहले उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में जब वो मजनू कुछ ऐसी बातें बोलता है जो काफ़ी जो है वो डीप होती हैं, जिसके बाद अलाउद्दीन भी काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं। तो तमाम तुलबा खामोशी से उसकी बात सुनने लग जाते हैं और जब वो जाने लगता है तो उससे पहले वो ये बात बोलता है कि अभी हमारे मौलाना रूमी जो है वो फना की हालत में है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे पहुंच पाते हैं और या नहीं। नेक्स्ट सीन में
जो सुल्तान वेलद हैं वो नजर आते हैं और वो आखिरकार ढूंढते ढूंढते शम्स तबरेज़ी तक पहुंच ही जाते हैं। और जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली सीरीज देखी है वो इस करैक्टर को सुल्तान नूरुद्दीन से जानते हैं, लेकिन मौलाना रूमी में ये पहले भी शम्स तबरेज़ी का किरदार अदा कर चुके हैं और आखिरकार शम्स तबरेज़ी जो है वो सुल्तान वेलद को मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि वो मौलाना रूमी के पास वापस आने पर रजामंद होंगे या नहीं। नेक्स्ट सीन में अगर बात की जाए तो सलाहुद्दीन मौलाना रूमी तक पहुंच जाते हैं और उनसे ये बात पूछते हैं कि तमाम जो तुलबा हैं वो इस बात के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी जगह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि बिल्कुल एक शख्स है मेरे जहन में। तो सलाहुद्दीन उनसे पूछते हैं कि कौन है वो शख्स, जिस पर वो कहते हैं कि वो शख्स आप हैं, और उसको मतलब उसकी तफसीर बयान करते हुए कि क्यों आप बेहतर शख्स हैं, क्योंकि आप में दुनियावी इल्म की लालच नहीं है, तो इसलिए आप इस पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा लायक हैं। और सलाहुद्दीन उनका हाथ चूमने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मौलाना रूमी उनको रोक देते हैं। इससे नेक्स्ट सीन में जो एहसन खातून है उनकी शादी की तकरीब दिखाई जाती है, जहां पर उनको बायजू नयान की दुल्हन बनाकर तैयार किया जाता है और शादी की तकरीब का मंजर नजर आता है। और काफ़ी अच्छी तकरीब थी क्योंकि बायजू नयान भी एक अच्छा खासा मकबूल कमांडर है मंगोलों का, तो उसकी शादी कोई शादी तो नहीं होगी, लेकिन एहसन खातून इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, यानी कि उनकी रजामंदी नहीं थी। और खैर वो इस शादी के लिए बैठ तो जाती हैं नोयान के साथ, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि एहसन खातून और नोयान साथ ही बैठे हुए हैं। और उसी दौरान मौलाना रूमी और उमर अता बेग भी समा करते हुए नजर आते हैं, जबकि एपिसोड के इख्तिताम में एहसन खातून मौका तलाश करते ही या जैसे ही उनको मौका मिलता है वो बायजू नोयान को खंजर से जख्मी कर देती हैं, जिसकी वजह से बायजू नोयान शदीद जख्मी हो जाते हैं। और इतने शदीद जख्मी के कोनिया में एक मकतूब पहुंच जाता है जिसपे ये बात लिखी होती है कि एहसन खातून ने बायजू नोयान को जख्मी कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट या अगला अमल एहसन खातून के साथ होगा वो बायजू नयान के होश में आने के बाद होगा या फिर उनकी मौत के बाद होगा, यानी दोनों ही सूरत हाल में एहसन खातून को सजा दी जाएगी और इस्फहानी को इस बात का पता चल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से उमर अता बेग अब जाकर एहसन खातून को वहां से बचा लेंगे या इस तरह की कोई सिचुएशन ही दिखाई जाएगी। एपिसोड के इख्तिताम में एहसन खातून को पिंजरे में कैद दिखाया जाता है और अब देखना ये होगा कि उमर अता बेग एहसन खातून को यहाँ से बचा पाएंगे या नहीं। ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और एपिसोड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर एपिसोड देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।